सबसे शुरू में आतमजीत सिंह साहब से इसलिए बात कर ले रहा हूँ कि आतमजीत सिंह साहब सबसे यंगस्टर हम सब लोगों में हैं, एक नए दृष्टि लेके आते हैं। पंजाब में कल आपने आम आम आदमी पार्टी का जो एक अकेला लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन था उसको भी खत्म कर दिया। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आतमजीत सिंह साहब, मैं अभी फैसले के नुक्ते पे तो मैं विप्लव से जी से पूछूंगा, लेकिन जो महाराष्ट्र में हो रहा है कि सरकार से ज्यादा अब पार्टी बचाने की बात उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। आज फिर आया है कि उन्होंने दो दो बार रिजाइन करने की कोशिश की, लेकिन शायद वहां पे शरद पवार साहब का बहुत प्रेशर है। वो चाहते हैं कि किसी तरह फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये डिसाइड हो, जहां पे चीजें उतनी आसान नहीं लग रही हैं अभी तक। वो ओवरऑल पहला रिमार्क आतमजीत सिंह साहब आपसे ले लेना, फिर विप्लव जी से लेंगे। जी नमस्कार अग्निहोत्री साहब और विप्लव शर्मा जी। नमस्कार मैं इस बात से हैरान हूं कि जो एमएलएज एक ब्रेकअवे फैक्शन में गुवाहाटी पे बैठे हुए हैं और वो मुंबई आने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, वो डिप्टी स्पीकर को डिस्क्वालीफाई किए जा रहे हैं। ये पहली बार इस देश की राजनीति में देखा गया। आपने इससे पहले कर्नाटका में देखा या इससे पहले और भी प्रदेशों में जैसे तख्ता पलट होता था सरकारों का, या स्पीकर रिजाइन करते थे और डिप्टी स्पीकर के पास सारी पावर्स आती थी। उसके बाद डिप्टी स्पीकर्स को जो इन्होंने डिस्क्वालीफाई का एक एप्लीकेशन भेजी, एक लेटर भेजा, वो कोई नोटिस नहीं हो सकता, बिकॉज संविधान में किसी भी ब्रेकअवे फैक्शन के पास कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो डिप्टी स्पीकर को डिस्क्वालीफाई कर सके। जब सदन के पटल पे वो चिट्ठी आएगी उसके बाद ही वो डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई चर्चा हो सकती है, या स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस शो की जा सकती है, अपने एमएलएस को परेड किया जा सकता है कि ये ब्रेकअवे फैक्शन जो है ये 2/3 मेजॉरिटी से है, इसलिए उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज एक बहुत अहम मुद्दे पे, क्योंकि वहां पे सभी तर्क के वकील थे, शिवसेना को अभिषेक मनु सिंघवी जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे और दूसरे उनको असिस्ट कर रहे थे देवदत्त कामत जी। तो देवदत्त कामत जी ने कहा कि अगर आर्टिकल 10 में जो सेक्शन 6 है जो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर देता है डिप्टी स्पीकर को, तो वो सदन चल रहा हो या ना चल रहा हो वो डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। ये तो सदन का जब कॉल फॉर की जाएगी मीटिंग, जब सदन लगेगा, तब उस पे वो उनको सफाई देनी पड़ेगी कि भाई वो उनके पास मेजॉरिटी, उनके पास कितने एमएलए हैं, 12 हैं कि 16 हैं कि 39 हैं। अभी तक नंबर ही डिफाइन नहीं हो पाया है। कोई कहता है 39 एमएलए हैं, कोई कहता है 40 एमएलए हैं। बीजेपी इन सब मुद्दों पर चुप इसलिए बैठी है कि बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। जैसे कि आपने मध्य प्रदेश में देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 21 एमएलए थे, और जब उन्होंने ये कहा कि मेरे पास 21 एमएलए हैं, और तुरंत जो विपक्ष में बैठी बीजेपी ने तुरंत लपक लिया, उनको प्रूव भी नहीं करनी पड़ी अपनी मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस में। उसी टाइम कमलनाथ ने रिजाइन कर दिया था और बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया था। तो महाराष्ट्र में अगर बीजेपी के पास नंबर होता 125 या 126 एमएलए जो भी उनको चाहिए, तो अभी तक तो ये काम हो चुका होता। तो क्योंकि उनके पास वो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, इसलिए बीजेपी जो है वो पर्दे के पीछे बैठी है। और सुप्रीम कोर्ट जाने का मेन मकसद यही था कि जो ये डिस्क्वालीफाई किए गए एमएलए, इनके लिए टाइम बाय कर लिया जाए। तो वो उनको टाइम मिल गया 11 जुलाई तक का, और 12 जुलाई तक का 5:30 बजे तक का टाइम दिया है। उनको कहा है कि आप अपनी जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है या चिट्ठी आप लिख के डिप्टी स्पीकर को दें, और डिप्टी स्पीकर उसका 5 दिन में वो रिप्लाई फाइल हो और 3 दिन में उसका जवाब दिया जाए। ये एक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहां पे सबके तर्क सुन के कहा, और ये भी कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन मान्य है कि नहीं है, जुडिशियल ओवररीच तो नहीं है, और सदन के काम में कोई दखल अंदाजी तो अदालत की नहीं है। तो इस मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि सेक्शन 10 के अंदर क्लॉज 6 की जो भी पावर्स हैं, वो पहले अगर उन्होंने पावर एक्सरसाइज की डिप्टी स्पीकर में, तो उसको क्यों ना की जाए, उसके बारे में वो विपक्ष में जो भी रेबल एमएलएज हैं वो उसका जवाब दें, उसका जवाब दिया जाए, उसके बाद हमारे पास आया जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें टालमटोली की गई है, और टाइम भी दिया गया है रेबल एमएलएज को कि अपना ईदर दे शुड पुट देयर एक्ट्स टुगेदर। और जो पार्टी में उद्धव ठाकरे हैं या आदित्य ठाकरे हैं जो कह रहे हैं कि जितनी भी विधानसभा का दस्ता वर्ली से होकर निकलता है, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक वक्तव्य दिया था, मैं आपको पुराने में लेके चल रहा हूं, कि परिवारवाद से ये देश ग्रसित है। तो पहले उन्होंने राहुल गांधी को ईडी में भेजकर और परिवारवाद को दर्शाने की कोशिश की, कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी। और इसी तरह मध्य प्रदेश में, अपना महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का
जो गढ़ है तोड़ने के लिए ये एक साजिश मुझे लग रही है, षड्यंत्र है। अब ये षड्यंत्र कितना कामयाब होता है ये सब डिपेंड करता है कि जो काडर है महाराष्ट्र का, जो शिवसेना का जो मेन फोर्स है, जो जो उनकी उनकी वर्किंग टीम है, वो किस तरफ है। अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ आज भी है काडर, तो फिर एकांत शिंदे कुछ कर नहीं पाएंगे। पर अगर काडर में भी असंतोष है और वो महाराष्ट्र में शिवसेना की जो करंट राजनीति चल रही है, एक सबको साथ लेके महाराष्ट्रीय विकास अगाड़ी की उस परिवेश में, तो मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये सब अब पब्लिक के डोमेन में डिपेंड करता है कि पब्लिक इसमें क्या असर देती। टाइम काफी है, 11 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। 2 दिन में आपने देखा किस तरीके से पब्लिक सड़क पे निकल के आई और कोल्हापुर की रैली में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के नाम से काफी बैनर और नारे भी लगाए गए। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनको है। अब जो ये एमएलए 16 एमएलए बैठे हैं, किस तरीके से ये हॉर्स ट्रेडिंग से या प्रतिलोभन से या पैसे के जोर से, अब क्या आगे सब सामने थोड़े दिनों में आ ही जाएगा। आतमजीत सिंह साहब, आपसे एक चीज और समझना था, ये क्या हो रहा है। मैं इसलिए इसको लार्जर क्वेश्चन को आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ये तो चल ही रहा है, ये पिछले 6-7-8 दिन से आप कोई और बात ही नहीं कर सकते। देश के बाकी सारे काम रुक गए, देश के सारे प्रश्न रुक गए। जो जो भी मीडिया कोई प्रश्न पूछता था, ऑपोजिशन पर प्रश्न पूछता था, नूपुर शर्मा की अब कोई बात नहीं कर रहा है, अग्निवीर की कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब कोई और बात नहीं हो रही है। अब केवल बात महाराष्ट्र की हो रही है कि वहां क्या हुआ, इतना हो गया, वो हो गया। आपको क्या लगता है कि मतलब ये कुछ ज्यादा ओवर हाइप मीडिया कर रहा है, या ये सरकार को सूट कर रहा है कि इसको थोड़ा और वो करते चलो, नॉर्मल जो देश की समस्याएं हैं, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उस पर चर्चा ही ना हो। आतमजीत सिंह साहब जी, ये पर्दे के आगे तो आप देख रहे हैं जो नाटक चल रहा है, पर्दे के पीछे भी बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। अब हमारे किसान आंदोलन में हमारे 2 ट्विटर चैनल थे, किसान एकता मोर्चा और ट्रैक्टर टू ट्विटर, उनको बैन कर दिया गया कल। मतलब किसानों की आवाज जो बुलंद कर रहे थे, जो इंटरनेशनल लोग बैठ के किसानों की प्रॉब्लम्स को सुन रहे थे और उस पर कॉमेंट कर रहे थे, उस पर भी रोक लगा दी गई। संगरूर बायपोल में जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग जो SYL कैनाल पे आया था हरियाणा पंजाब के मुद्दे को लेकर, उसने कहा था कि तीनों स्टेट्स को इकट्ठा कर दो, फिर पानी की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। उसको उन्होंने गाने को बैन करके तरह तरह का एक मीडिया कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। ऑल्ड न्यूज के जो मोहम्मद जुबैर थे, जिन्होंने ये जितनी भी हिंदू महासभाएं हुई, जिसमें यति नरसिम्हानंद, हमारे खैराबाद सीतापुर में जो एक और बाबा थे, वो वहां पे मुस्लिम औरतों के रेप की बात कर रहे थे और मुसलमानों के जिहाद की बात कर रहे थे और उनको नस्ता नाबूद करने की बात कर रहे थे, वो अरेस्ट भी हुए थे। तो इनको एक्सपोज करने वाले जो ऑल्ट न्यूज के चैनल्स थे, उनके मोहम्मद जुबैर को आज दिल्ली पुलिस ने अब किसी मुद्दे पे बुला के उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो बहुत सारी चीजें, गुजरात राइट्स का जो 2002 का आपने केस देखा, उसमें क्लीन चिट तो मोदी जी को मिली, पर जो उनके खिलाफ केस लड़ रहे थे उन तीनों को फिर से जेल भेज दिया गया। संजीव भट्ट पहले से जेल में थे, वहां के डीजीपी, मतलब कि जो दरोगा केस को हैंडल कर रहा है, अगर मान लीजिए कि उसमें एक आदमी बरी होता है तो दरोगा पहले अंदर जाएगा। तो इस तरीके से, और तीसरा सिलवार जो विभिन्न विभिन्न केसेस लड़के, जो एहसन जाफरी साहब की जो वाइफ थी जाकिया जाफरी, उनके साथ उस पिटीशन को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और सुप्रीम कोर्ट में लेके गई इंदिरा जयसिंह के साथ, और भी पैनल था उसमें प्रशांत भूषण वगैरह वकील थे। तो उनको भी पहले तो उनका सबरंग ट्रस्ट था, उसमें उन्होंने दिखाया कि उन्होंने पैसे, जो FCRA में उनका केस पड़ा कि उन्होंने पैसा मंगाया और पैसे को प्राइवेटली इस्तेमाल किया, उसमें झूठे केस बना के उनको भी अंदर कर दिया। एल्गार परिषद में आपने देखा कि जो जितने भी एक्टिविस्ट थे उनको अंदर कर दिया। तो ये पर्दे के पीछे का गेम तो ये है कि ये जो सरकार ये चाहती है कि हम ऑपोजिशन बिल्कुल खत्म कर दी जाए। आपने कोरोना में देखा, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, तो यही ऑपोजिशन के लोग जगह जगह भाग भाग के बसें ऑर्गेनाइज कर रहे थे, स्ट्रेचर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, एम्बुलेंसेज ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ऑक्सीजन ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उन्हीं पे डंडे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोरोना काल में किस तरीके का कंट्रोल किया। नहीं तो अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती तो काफी सारी, अगर 5 लाख डेथ्स ऑफिशियली हुई हैं और कहा जाता है कि करीब 50 लाख लोगों को इफेक्ट हुआ, मौतें हो गई। अगर मुंबई में अनकंट्रोल चली जाती कोरोना, तो हो सकता है ये फिगर 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाती। तो इन लोगों ने काम किया। अगर मान लीजिए, अगर जो दूध का धुला है वही क्या बीजेपी गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, और जो बीजेपी गवर्नमेंट को अगेंस्ट गवर्नमेंट बना के बैठा है, जो डबल इंजन की सरकार नहीं है, तो क्या उस सरकार को आप बिल्कुल खत्म कर देंगे? तो ये जो एक
अथॉरिटेरियन गवर्नेंस का जो एक फॉर्मूला है अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर मोदी का, आई थिंक ये देश की डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है। अब देखना यह है कि जो हमारे 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, इसमें मीडिया भी आता है, आप लोग जैसे चैनल भी आते हैं, कोर्ट्स आती हैं, और जो 4 स्तंभ हैं इस डेमोक्रेसी के, इस प्रजातंत्र के, एक लोकतंत्र के, क्या वो इस देश की लोकतंत्र को बचा पाएंगे? सवाल यहां खड़ा हो जाता है। बात हॉर्स ट्रेडिंग की भी नहीं है। आपने देखा अब ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई है, पहले ये असम में शुरू हुई, फिर असम से ये फिर कर्नाटका में आई, कर्नाटका से फिर ये राजस्थान में गई, राजस्थान से फिर उत्तराखंड में भी एक मसला बना। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा कमर्शियल और पैसे के लेन देन का कुछ इसमें घोचा है। आप देखिए बीएमसी जो है सबसे बड़ी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1.5 से पौने 2 लाख रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ का बजट है जिसमें वो लोग काम करते हैं। देश की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके इलेक्शन ड्यू है। उसमें जैसे कि आपने एक प्रोग्राम में कहीं डिस्कस किया था कि बहुत सारी पोस्टिंग्स को लेकर करीब 800 करोड़ का बिजनेस, 800 करोड़ का लेन देन, 800 करोड़ का लेन देन पोस्टिंग्स को लेकर होता है, चाहे वो पुलिस की पोस्टिंग्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग्स हो, सिविल सर्विसेज की हो, उसका भी लेन देन होता है, जहां पैसा ले लिया गया पर वो पोस्टिंग्स के ऑर्डर्स साइन नहीं हुए। कहीं ना कहीं ईडी से डराया जाता है। अगर मान लीजिए आप सीबीआई से नहीं डरेंगे तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले आपके पास आएंगे और वो आपकी कार्रवाई चालू करेंगे। शिंदे साहब का ये भी आया था कि इनकी काफी काली करतूतें, जिस तरीके से इन्होंने इतने छोटे समय में इतना सारा एम्पायर खड़ा किया है बिजनेस का अपने बेटे के साथ। बेटा उनका एमपी भी है, मेंबर पार्लियामेंट भी है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लम पोस्टिंग होती है महाराष्ट्र जैसी स्टेट में। तो एक जिस तरीके का इनको एक कुशन दिया गया, और इनको इसलिए कि वो जिस एरिया से आते हैं वहां के 12, 13, 14 एमएलए को वो अफेक्ट करते हैं। उनके जो गुरुजी थे वो भी उन्होंने भी इस तरीके से उद्धव ठाकरे के फादर बाला साहब ठाकरे के टाइम वहां की पॉलिटिक्स कंट्रोल की, वहां का कार्डर कंट्रोल किया। तो कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग का एक धंधा शुरू हो गया है पॉलिटिक्स में, और इसमें एक बिग मनी आ गया है क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, आप रोजगार जनरेट नहीं कर सकते, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कैपिटल आ नहीं रही है कहीं से। आप इस देश को अच्छा एक्सपोर्ट्स है नहीं क्योंकि विश्व में आप समझिए कि एक मंदी का दौर चल रहा है। अमेरिका में इतना इन्फ्लेशन है कि वो इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का काम हमारे हिंदुस्तान का लगभग ठप ही पड़ा है। तो देश में उन्नति कैसे होगी? तो ये जिस तरीके से देश के रिसोर्सेस को अब आप देखिए, दलितों का उत्पीड़न होता है, ट्राइबल्स का उत्पीड़न होता है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है, माइनॉरिटीज का उत्पीड़न होता है। पंजाब में आज की डेट में इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, सुनने में आया है 39 आपके एमएलए वेट कर रहे हैं कोई हमारी बोली लगाए। अब कल को अकाली गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है बीजेपी के साथ कि ये 39 एमएलए को लेकर हम सरकार बनाएंगे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पे लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, इस देश के विकास को लेकर कोई एक बातचीत नहीं हो रही है। यहां सिर्फ ये हो रहा है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो हम तुम्हें हवालात में डाल देंगे। और जिस तरीके के भाषणबाजी होती है, जिस तरीके से, अच्छा अब आप बता दीजिए कि जब एक स्टेट में एक डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर रहा है, जब तक स्टेट की सदन न लग जाए, जब तक ये डिसाइड नहीं हो सकता कि उनके पास रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है कि नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट बीच में कहां से आ गया? आर्टिकल 32 ठीक है, आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, बट हाई कोर्ट आप क्यों नहीं गए? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि अभी तक बीजेपी ने या गवर्नर ने ये क्यों नहीं कहा कि फ्लो टेस्ट करा? गवर्नर के पास पूरे अख्तियार हैं, रूल्स हैं, वो कभी भी सेशन कॉल फॉर कर सकता है। बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि वो और टाइम बाय कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का। जहां 50 करोड़ रुपए एमएलए दिया जा रहा था, हो सकता है अब रेट बढ़ा के 75 करोड़ या 100 करोड़ रुपए एमएलए कर दिया जाए। पैसे की कोई कमी नहीं है, 3000 करोड़ का बजट है, 5000 करोड़ का कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये कॉमर्स को लेकर, पैसे को लेकर, अंडर द टेबल डीलिंग को लेकर ये टाइम बाय किया गया है, और बहुत ही बेशर्मी से ये सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें और कोई बड़ी बात या बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है सोचने की।